हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का ये इतिहास का नोट्स है। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कौन कौन से कंपनियाँ, यूरोप के कौन कौन सी कंपनियाँ पहले भारत में आई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नवीन राज्य कौन कौन स्वतंत्र हुए, कौन कौन राज्य मुग़ल शासन के अंदर पहले आते थे और मुग़ल शासन से स्वतंत्र हुआ कौन कौन से राज्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ, 1857 का विद्रोह, अन्य प्रमुख विद्रोह और भी बहुत सारे विद्रोह जो हुआ है, जनजातीय विद्रोह, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन यानी कांग्रेस से पहले कौन कौन से संगठन या कौन कौन सी संस्था का स्थापना हुआ था वो भी पढ़ेंगे। कांग्रेस पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद का भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई। उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस कंपनी का भारत आगमन जो है 1498 ईस्वी में हुआ था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ही था। प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली था तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली था। भारत आने वाली सबसे प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली आया, सबसे बाद में भी पुर्तगाली गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली था। यानी सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। तो सबसे अधिक समय तक कौन रहा? तो पुर्तगाली ही सबसे अधिक समय तक भारत में रहा। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश जैसे स्पेन और पुर्तगाल, दो देश यानी यूरोप के दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया स्पेन और पुर्तगाली। जैसे आप कह सकते हैं स्पेन के ही थे कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल के था जो भारत की खोज की। तो इन दोनों देशों ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, एक पुर्तगाली यात्री थे बार्थोलोमियो डियाज, जो 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा उत्मांसा अंतरीप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस, जो कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा। वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। यानी कह सकते हैं कि 1492 ईस्वी में जो कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो अमेरिका की खोज किया और उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और यहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोजने में सफलता प्राप्त की। यानी पुर्तगाल के यात्री थे वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में एक गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल मजीद थे गुजरात के व्यापारी। उनकी सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। केरल के मालाबार तट पर यानी पश्चिमी तट पर पहुंचा। सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरिन ने किया। वास्को डी गामा का स्वागत वहां केरल के राजा था जमोरिन ने किया। इसका विरोध
अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। यानी पहले से अरब के व्यापारी वहाँ पे थे, तो दूसरा यानी कि जब यूरोप के व्यापारी वास्को डी गामा पहुँचे तो अरबी व्यापारी जो पहले से व्यापार कर रहे थे उन लोगों ने इन व्यापारियों का विरोध किया। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री अल्वारेज कैब्राल था। भारत आने वाला द्वितीय, यानी पहला तो जो था वास्को डी गामा था, द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था तो अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 में आया था, 2 साल बाद अल्वारेज कैब्राल आया था 1500 ईस्वी में। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज की थी, यानी ब्राज़ील की खोज अल्वारेज कैब्राल ने की थी। उसके बाद 2 साल के बाद 1502 में फिर वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। यानी 1498 ईस्वी में कुछ मसाला भारत से लेकर गया पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाली बाज़ार में जब मसाला को बेचा, यानी मसाला जो ले गया था वास्को डी गामा यहाँ पुर्तगाल, तो उसे पुर्तगाली बाज़ार में जब बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, यानी 60 गुना ज़्यादा लाभ मिला उसे, जिस कारण पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बना लिया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। जब मसाला में 60 गुना लाभ मिला तो उन लोगों का ये लक्ष्य बना कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए, मसाला खरीद कर यूरोप के बाज़ार में यानी पुर्तगाल के बाज़ार में बेचा जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में, यानी पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। पुर्तगाली गवर्नर या एक वायसराय बनेगा, यानी एक गवर्नर हो या वायसराय हो, इसका एक पद लाया गया 1505 में। 1505 में ये पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय बना वो 1505 ईस्वी में बना। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना, जो कि 1509 ईस्वी तक इस पद पर रहा। अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नई नीति चलाया, जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है, यानी नीले जल की पद्धति कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मोड़ा ने चलाया था। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण से पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। समुद्र पर कब्जा कर लिया अल्मोड़ा ने, जिस कारण से पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने किया, यानी अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आया था। गवर्नर जब अल्बुकर्क बना तो नीले जल की नीति को समाप्त कर दिया। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय में स्थापित हुआ था, यानी पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध जो है स्थापित अकबर के समय में हुआ था। भारत में कार्टेज पद्धति की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था, यानी अरब सागर में जो व्यापार करते थे उस पर टैक्स लगता था। पुर्तगाली जब कब्जा किया था अरब सागर को तो जो भी व्यापार करने आता था वहाँ उससे टैक्स लेता था। इसी को कहते थे कार्टेज पद्धति, जो कि मुगल बादशाह अकबर ने भी पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था, यानी पुर्तगाली से कार्टेज खरीदा था, यानी टैक्स दिया था पुर्तगाली को, कार्टेज खरीदा था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ है। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो बनकर आया 1509 में आया। 1505 से लेकर 1509 तक था ये अल्मीडा था। अल्मीडा के बाद जो अल्बुकर्क आया है वो 1509 में आया है। 1515 तक इस पद पर रहा, यानी अल्बुकर्क 1515 तक इस पद पर रहा है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह उससे गोवा को छीना था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्री से विवाह करें। पुर्तगाल के जितने भी पुरुष आए हुए थे
उसको प्रोत्साहित किया कि भारतीय स्त्री से वो विवाह करे और अपना साम्राज्य यहाँ बढ़ाए। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी माना जाता है, यानी कहा जाता है। जो काम राजा राम मोहन राय बाद में किए वही उसी तरह के काम अल्बुकर्क पहले कर रहा था, तो इसीलिए अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया था, यानी राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा का अंत किए। अल्बुकर्क ने अपने शासनकाल में भी सती प्रथा को बैन किया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीप, दादर एवं नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया, यानी पुर्तगालियों के अधीन आ गया ये सब। गोवा, दमन एवं दीप, दादर एवं नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया पुर्तगालियों ने। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से ही भारत में वो जितने भी वस्तुएं हैं इनकी खेती होना प्रारंभ हो, यानी आलू का खेती हो, मक्का और तंबाकू का खेती पुर्तगाली आने के बाद ही होना शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण कला, यानी प्रिंटिंग प्रेस और जहाज का निर्माण करने की कला का विकास किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, सबसे पहले 1498 में, उसके बाद 1502 में, उसके बाद 1524 में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में होरमुज में अपनी अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने पुर्तगालियों को 1632 में हुगली से खदेड़ दिया था। आज़ादी के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। आज़ादी के बाद भी सभी जितने भी कंपनी थे बाहर के सब चले गए, पुर्तगाली कंपनी रह गए। भारत की सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 1961 ईस्वी के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटीनो सिल्वा हुआ करते थे, जो कि सबसे अंतिम गवर्नर था पुर्तगाली का जो गोवा में, वो एंटीनो सिल्वा हुआ करते थे। बारहवां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो दी इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्लेनस हॉटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी को बेरिंग दे ओस्ते इंडिसे कंपनी भी कहा जाता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर के डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम में बनाया और पहला कंपनी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला। डचों ने भारत के तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि दिखाई, यानी डचों ने भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से व्यापार करता था। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारी कारखाना खोला। व्यापारी कारखाना सिर्फ पूर्वी तट पर खोला। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्त्र यहाँ से निर्यात किया गया डचों के द्वारा। भारत में डचों का पतन वेदरा के युद्ध से हुआ है। यह युद्ध 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में डचों की हार हुई। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, ब्रिटेन और डच के बीच हुआ। डच इस युद्ध में हार गया, जिस कारण से इसका पतन हो गया।
हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से हुई है। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जब उस कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी का अनिश्चित काल के लिए 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ये जेम्स प्रथम ने किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुग़ल बादशाह अकबर हुआ करते थे। ये मुग़ल के बादशाह भारत में अकबर हुआ करते थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। वहीं कंपनी जहांगीर के समय में भारत में व्यापार करना शुरू किया। जब कंपनी भारत आया तो उस समय मुग़ल बादशाह जहांगीर था। अकबर का शासनकाल 1605 तक था। 1605 के बाद जहांगीर आ गया। ब्रिटिश कंपनी और मुग़लों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समय में हुआ था। यानी ब्रिटिश कंपनी और मुग़ल के बीच जो युद्ध हुआ यानी संघर्ष हुआ वो औरंगजेब के समय में हुआ था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। यानी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले लिवेंट कंपनी था जो कि व्यापार कर रहा था। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592 से 93 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी 1592 से 93 में लिवेंट कंपनी को अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए। सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। यानी 217 लोगों का ये कंपनी था, 217 साझेदार थे। इस कंपनी की प्रथम गवर्नर जो है टॉमस स्मिथ बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम गवर्नर जो है टॉमस स्मिथ बने। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ कैप्टन हॉकिंस, जो कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करते थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। जहांगीर ने हॉकिंस को कोई व्यापारिक छूट प्रदान नहीं किया। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान की। यानी टॉमस रो को कुछ व्यापारिक छूट प्रदान किया। स्वाली का युद्ध जो है, यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। स्वाली का युद्ध, यह युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। स्वाली का युद्ध जो है 1612 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश की जीत हुई। मुग़लों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। मुंबई यह सालसेट द्वीप पर स्थित था। यानी मुंबई की बात कर रहा है कि यह सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है। यह द्वीप जो है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गेराल्ड अगियार ने किया है। अब मुंबई की बात करें तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। यानी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को
पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला। पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था मुंबई, तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई दे दिया, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय ने सौंप दिया मुंबई को। मुंबई दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर। कलकत्ता की बात करें तो बंगाल के सूबेदार अजीमुल शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया पर 3 गांव लिया, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर। 1200 रुपया में 3 गांव खरीद लिया, 3 गांव की जमींदारी लिया, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर। ये 3 गांव अंग्रेजों को दिया, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर। जॉब चार्नॉक नामक अंग्रेज ने इस तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर की स्थापना किया और यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ही भारत की राजधानी बनी रही। 1911 ईस्वी के बाद दिल्ली बनाया गया था राजधानी को। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1903 ईस्वी में हुआ है। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग माना जाता था, भारत का स्वर्ग कहा जाता था। मद्रास, इस शहर की आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। पहले मद्रास था, इसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 ईस्वी में मद्रास को किराया पर लिया और फिर व्यापार करना शुरू किया। अंग्रेज़ों से मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया है। मद्रास में जो किला बनाया था अंग्रेज़ों ने, उस किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया है। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना अंग्रेज़ों के लिए 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेज़ों के दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करने की छूट प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट प्राप्त हुआ। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में व्यापक स्तर पर अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सुरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुख सियार के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजी शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को मुगल दरबार में यानी फर्रुख सियार के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। 1608 में जो पहला कारखाना खुला था उसको मान्यता नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली। मसूलीपट्टनम में 1611 में दूसरा कारखाना खुला, लेकिन वो अस्थायी था, जिसे कर्नाटक के सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान कर दिया, लेकिन वो अस्थायी था। यह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है।
1611 में जो खुला था मसूलीपट्टनम में, वो अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है, लेकिन वह अस्थायी था। और वही 1613 ईस्वी में तब तक सूरत का जो मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था, सूरत वाला अस्थायी रूप से खोला गया था। अंग्रेज़ों ने भारत की पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालसोर में 1633 ईस्वी में अपना कारखाना खोला। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली में खोला। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह शाहजहाँ के समय पटना में व्यापारिक कोठी खोली। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी था। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वां के समय उसके मंत्री थे कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला। 1669 ईस्वी में दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना 1668 में सूरत में, 1669 में दूसरा खोला मसूलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर जो है पांडिचेरी को बनाया। इस शहर की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि की जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की शुरू किया था। भारतीय राजाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू किया था डुप्ले ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यह युद्ध 1646 से 48 के बीच हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 के बीच हुआ है। और कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। यह युद्ध जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एला सेपला की संधि के तहत हुआ था। इस संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। एला सेपला के संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजी गवर्नर बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजी गवर्नर जो था बर्नेट, उसने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अंग्रेजी गवर्नर बर्नेट जो था फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो कि 1748 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह युद्ध जो है 1749 से 1754 तक हुआ। इसके बीच में होने वाला युद्ध था जो कि 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में होने वाला ये युद्ध था। इस युद्ध का संबंध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से रहा है। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध से रहा है। इस युद्ध का समाप्ति जो है 1754 ईस्वी में पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ है। यानी दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है 1754 में हुआ। 1749 से 54 तक चला और 54 में पांडिचेरी की संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध हुआ था। 1749 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही अंबुर का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध जो है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध जो था वो
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। 7 वर्षों का युद्ध 54 से 56 ये 56 से 63 तक ये भी चला था। 7 वर्षों का युद्ध जिसमें फ्रांस ने अमेरिका के सहायता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ा था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत हुआ था। 7 वर्षों की जो समाप्ति था वो पेरिस की संधि 1763 में हुआ। उसी पेरिस की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध भी इसी पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। वांडीवास का युद्ध यह 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह हुआ। यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, यानी BEIC और FEIC के बीच हुआ, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश के तरफ से नेतृत्व कर रहा था आयरकुट, यानी नेतृत्व जो है सर आयरकुट ने किया था। वहाँ फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हो गई और इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन माना जाता है। यानी ये जो था हम लोग का ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, ये सभी समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगले वीडियो में 18वीं सदी में मुग़लों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज, जैसे मुग़ल के अंदर जितने भी बंगाल था, बंगाल था, ये सभी का हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।